डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। हेलो किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपके लिए कृषि से संबंधित कुछ ऐसे विषय लेकर आते हैं जिससे कि आपको खेती किसानी में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिल सके, आपकी खेती किसानी आपके लिए और भी ज़्यादा आसान और लाभदायक हो सके। तो अपने आज के इस लाइव फोन इन कार्यक्रम में हम आपके लिए ऐसा ही एक विषय लेकर आए हैं। आइए सबसे पहले हम आपको अवगत करवा दें कि आज किस विषय पर जो है वो हम ज्यादा जानकारियां हासिल करेंगे। तो हमारा आज का विषय है प्रसंस्करण एवं विपणन में किसान उत्पादक संगठन की भूमिका। इस विषय से संबंधित अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न उठता है तो आप हमारे टोल फ्री नंबर्स जो है वो जल्दी से नोट कर लीजिए। हमारे टोल फ्री नंबर्स हैं 1800-113060, 1800-113061। इन नंबर्स पर जब भी आप फोन करेंगे आपका कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। और इसके साथ ही अगर आपको लगता है आपने फ़ोन किया है और कॉल जो है वो आपका बिजी जा रहा है, लाइन बिजी जा रही है, तो आप तुरंत अपना जो सवाल है हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर लिखिए हमारा 8800-520-717। यहाँ पर तुरंत आप अपने जो मैसेजेस हैं वो हम तक अपने सवाल, अपने नाम और अपने शहर के नाम के साथ ज़रूर भेज दें। और एक और विकल्प है आपके लिए, वो है हमारा ईमेल आईडी जो कि है hellokisan2015@gmail.com। तो ये तीनों विकल्प यहाँ हमने आपको बता दिए हैं। आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है, जब भी आप हमें फ़ोन करें अपने टीवी की आवाज़ को बिल्कुल बंद रखें, खासतौर से उस दौरान जब आप अपना प्रश्न विशेषज्ञों से पूछ रहे हो। आइए आपका परिचय करवा दें। आज हमारे साथ स्टूडियो में जो विशेषज्ञ मौजूद हैं उनके साथ हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर दिनेश कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वहीं हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर एसके सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम में। और यहीं हमारे साथ बैठे हैं श्री नटवर पाल जी, आपका भी, आप तीनों का जो है वो बहुत स्वागत है हमारे आज के इस लाइव फोन कार्यक्रम में। तो आइए यहाँ पर चर्चा की जो है, बातचीत की जो है वो शुरुआत करते हैं। समझने की कोशिश करते हैं कि प्रसंस्करण और विपणन के थ्रू, यानी कि प्रोसेसिंग और मार्केटिंग से एफपीओज में जो है वो किस तरीके से एफपीओ जो है वो हमारे किसानों की सहायता कर सकते हैं, कौन कौन सी स्कीम्स हैं जो सरकार हमारे किसानों के लिए लेकर आई है, और कैसे जो है आप अपनी आमदनी में भी इसके साथ इजाफा कर सकते हैं। किस तरीके से आपने प्रोसेसिंग करनी है अगर आपकी फसल जो है वो बिकवाली के लिए जा रही है बाजार में, अगर आपको उसका दाम अच्छा मिल जाता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप उनका फसलों का प्रसंस्करण करके अपनी आमदनी को दोगुना करें, ये भी समझने की बहुत ज़रूरत है। मार्केटिंग जो है वो भी इसके अंदर एक अहम रोल प्ले करती है। खासतौर से एफपीओज की अगर हम बात करें तो एफपीओ भी हमारे किसानों की बहुत मदद करते हैं, और समय समय पर हमारी जो सरकार है वो हमारे किसानों के लिए एफपीओ से रिलेटेड कुछ ना कोई ना कोई इवेंट्स भी जो है वो करती रहती है, जहां पर ज़्यादा से ज़्यादा किसान जो है वो कदम रखते हैं और एफपीओ के साथ जुड़ने की पूरी कोशिश करते हैं। यहाँ पर डॉक्टर दिनेश, सबसे पहले आपके साथ जो है वो मैं शुरुआत करूंगी, क्योंकि प्रोसेसिंग जो है वो एक बहुत ही अहम रोल जो है वो प्ले करता है। जब हमारे किसान अपने खून पसीना लगाकर जब फसल तैयार करते हैं बाजार में बिकवाली के लिए, कई बार ऐसा होता है कि दाम उन्हें अच्छा नहीं मिल पाता, लेकिन वो फसल खराब ना हो उसके लिए प्रोसेसिंग करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, जिससे कि उनकी आमदनी में भी इजाफा हो पाए। तो क्या प्रोसेसिंग के ऊपर क्या लाइट आप डालना चाहेंगे? मैं चाहूँगी थोड़ा सा प्रकाश डालें इसके ऊपर। धन्यवाद। देखिए मेरे किसान भाई, मैं आपको एक बात बताऊं कि अभी जो बात चल रही है फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, ये एक बहुत ही सरकार द्वारा संचालित उम्दा प्रोविज़न है
जिसमें जून 2020 में एक लॉन्च किया गया था, फार्मर प्रमोशन के अंदर 10,000 FPOs बनाए जाएं। देखिए क्या होता है कि जब आप खेती करते हैं तो उसमें कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब हम आय दुगना करने की बात करते हैं तो आय दुगना करने के लिए जो सबसे अहम चीज़ है वो है प्रोसेसिंग सेक्टर। क्योंकि क्या होता है, आपका जो इनकम है अगर उसको बढ़ाना है तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम हर किसान आज एक एंटरप्रेन्योर, एक बिजनेसमैन की तरह सोचे। उनको ये सोचना है कि हम इसकी आय कैसे बढ़ाएंगे। तो उसमें सबसे अहम चीज़ होता है वो है प्रोसेसिंग सेक्टर। इसको कहा जाता है अभी के समय में सनराइज इंडस्ट्री, क्योंकि भारत में इसका सबसे ज़्यादा स्कोप है इस इंडस्ट्री का। संस्करण का मतलब क्या है, जैसे मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं कि जब हम अकेले खेती करते हैं तो हम कोई भी चीज़ इनपुट भी है वो हम लेते हैं तो हमारा कीमत उसकी ज़्यादा लगती है। जब एक ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है तो हम उसको कस्टम हायरिंग के बेसिस पे कर सकते हैं। कल आप खेती करते हैं, आपकी उपज होती है, फलों की पैदावार होती है, उसमें ग्रेडिंग करना है, शॉर्टिंग करना है जी, उसमें वैक्सिंग करना है। अगर हम चाहते हैं उसको किसी डिस्टेंट मार्केट में भेजना तो उसको वैक्सिंग करना है। तो क्या होता है कि जब हम एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे काम करते हैं तो हमारी लागत कम होती है और हम उन चीज़ों को एक एंटरप्रेन्योर की तरह सोच के कॉमन प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं और हम कम कीमत में कोशिश कर सकते हैं कि एक अच्छी से अच्छी प्रोसेसिंग करें। अब प्रोसेसिंग करने का जो सबसे अहम चीज़ ये है कि प्रोसेसिंग सेक्टर का डिमांड आने वाले समय में कंज्यूमर ओरिएंटेड है। ये डिमांड ड्रिवन अप्रोच इसको हम लोग बोलते हैं कि कंज्यूमर को क्या चाहिए। तो आज आपने भी किसान भाइयों ने देखा होगा कि आने वाले समय में जिस बड़े बड़े मार्केट के सेल्फ में प्रोसेस प्रोडक्ट की संख्या बढ़ती जा रही है, इससे ये जाहिर है कि प्रोसेसिंग सेक्टर की तरफ आने वाला समय आगे बढ़ेगा जी। तो प्रोसेसिंग हमें करना है और वो आमदनी का स्रोत कैसे बनेगा इस बात को हमें आपको बताना पड़ेगा कि हम प्रोसेसिंग इसलिए करना चाहते हैं कि सारी चीज़ें, एक हम कहते हैं पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, तो जब हम हार्वेस्टिंग करते हैं और कंज्यूमर तक पहुंचता है तो 20 से 25% नुकसान हो जाता है जी। बिल्कुल, इसके ऊपर हम विस्तार से डॉक्टर दिनेश आपके साथ बात करेंगे। डॉक्टर एसके सिंह जी, यहाँ पर मैं आपके पास आना चाहूँगी। एक वक्त ऐसा भी था जब हमारे किसान जो है वो खेती से बहुत ज़्यादा आमदनी जो है वो अपनी नहीं ले पाते थे, लेकिन सरकार द्वारा जब स्कीम्स लाई गई, सरकार की जब मदद मिलने लगी किसानों को, तो उनकी भी हिम्मत बढ़ी और उन्होंने भी जो है वो खेती में नए आयाम लाने शुरू कर दिए, प्रगति के पथ पर जो है वो आगे बढ़ने लगे। किस तरीके की स्कीम्स हैं जो कि हमारे किसानों के लिए कारगर साबित हो रही हैं आज के समय में, और ख़ास तौर से मार्केटिंग की भी अगर बात करें यहाँ पर, तो मार्केटिंग भी हमारे किसान किस तरह से अपने प्रोडक्ट्स की कर सकते हैं, इन पर मैं चाहूँगी अभी आप थोड़ा सा संक्षेप में हमें समझाएं। धन्यवाद। आपका प्रश्न शुरुआत से ही बहुत अच्छा है, किसानोन्मुखी है। अब जहाँ तक योजनाओं की बात है तो उत्पादन से लेकर के विपणन तक भारत सरकार अनेक योजनाएं चलाती है, लेकिन मैं किसान भाइयों को यह बताना चाहूँगा कि एफपीओ एक ऐसा लाभार्थी है। भारत सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, अगर हम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत 9 योजनाएं हैं, कृषि उन्नत योजना के अंदर 8-9 योजनाएं हैं, तो हर एक योजना में लाभार्थी जो है एफपीओ है, हर एक योजना में है, चाहे जिस योजना को ले लीजिए। और एक महत्वपूर्ण बात और है कि इनका जो असिस्टेंस, जो सहायता सरकार इन योजनाओं में देती है, सामान्य किसानों की तुलना में इनको ज़्यादा देती है। एक उदाहरण के रूप में मैं बताना चाहूँगा, अगर मान लीजिए एफपीओ को कोई गोदाम का निर्माण करना है, तो अगर एक किसान निर्माण करने जाता है तो उसको लागत का 25% अनुदान मिलता है, लेकिन अगर वो एफपीओ बना के जाता है तो उसको 1/3 33.33% अनुदान मिलता है। इसी प्रकार अगर कोई कोल्ड स्टोरेज की तरफ बढ़ता है तो यही स्थिति वहाँ भी है। अगर कोई विपणन की और कोई अधोसंरचना विकसित करना चाहता है, जैसे हमारे को पैनलिस्ट ने बताया कि अगर उसको लगता है कि साफ सफाई करके माल को मंडी में ले जाएं तो अधिक मूल्य मिलेगा। यहाँ थोड़ा मैं शब्द से हट रहा हूँ, लेकिन ये किसान भाइयों को बताना बहुत आवश्यक है कि आप अपने गेहूं को या किसी उत्पाद को मंडी में 2000 रुपया कुंतल बेच देते हो, उसी का आटा बनाकर, कभी कभी आटा नहीं भी बनता है, साफ सफाई करके बैग में डाल के और एक ब्रांडिंग करके वो बिकता है 3500 रुपया, मतलब 1500 रुपया का फायदा होता है। अब किसान भाई अलग अलग तो लाभ इसको ले नहीं सकते हैं, क्योंकि
आर्थिक दृष्टिकोण पर बड़ा मुश्किल होगा। तो अगर वो एफपीओ बना लेते हैं, किसानों का एक संगठन बना लेते हैं, तो उस दशा में साफ सफाई से संबंधित, क्लीनिंग से संबंधित, ग्रेडिंग से संबंधित मशीन को लगा सकते हैं, और यह मशीन पर अनुदान उनको अगर अकेले लगाएंगे उसकी तुलना में ज़्यादा है, 33.33% होता है। और किसानों के जब समूह होते हैं तो उस मशीन को उस कैपेसिटी के अनुसार रोजगार भी मिलता है। अगर एक किसान ने जाके लगा लिया तो वो महीना भर चलेगा कि नहीं, साल भर चलेगा कि नहीं, ये मुद्दा भी रहता है। और अगर उसने क्लीनिंग, ग्रेडिंग, पैकिंग करके मार्केट में बेच दिया, तो जो आज जैसे हम बिचौलिया भी कभी कभी कह लेते हैं, सब बिचौलिया को नहीं इस्तेमाल करना चाहिए वैसे, तो उस स्थिति में क्या होता है, जो 1,500 रुपया अतिरिक्त पैसा उसको मिल रहा है वो किसान भाइयों के जेब में ही चला जाता है। तो अगर इस तरह, और एक ही योजना नहीं है, मतलब एक योजना का उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत किया। जितनी भारत सरकार की योजनाएं, मैंने 18 योजना की बात करी भारत सरकार की, जो कि विभिन्न प्रकार के एक्टिविटीज़ के लिए, कुछ प्रोडक्शन के लिए, कुछ फर्टिलाइजर के लिए, कुछ जो है मार्केटिंग के लिए, कुछ ऑयल सीड प्रोडक्शन के लिए, कुछ पल्सेस प्रोडक्शन के लिए बहुत सारी योजनाएं चलती हैं। कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के लिए चलती हैं, MIDH के नाम से चलती हैं। कुछ योजनाएं जो हैं नॉर्थ ईस्ट के लिए चलती हैं, वैल्यू चेन डेवलपमेंट के लिए। तो जितनी योजनाएं हैं, सभी योजनाओं में आपका सहायता का जो प्रतिशत है वो इंडिविजुअल किसान की तुलना में ज़्यादा है, और साथ ही एक किसान को लगा पाना आर्थिक दृष्टिकोण से वो ठीक नहीं होता है। अगर सामूहिक पर लगाएंगे तो आर्थिक दृष्टिकोण से लगा सकते हैं, बैंक से फाइनेंस वगैरह भी आसानी से मिलने की संभावना है, क्योंकि हमारी योजना में ऐसी भी व्यवस्था की गई है कि आपको कुछ भी गारंटी वारंटी नहीं देना है, सरकार ही उसकी गारंटी ले लेती है। बिल्कुल, इनके ऊपर भी हम आगे जरूर बात करेंगे। नटवरपाल जी, आप यहाँ पर आपसे जो है वो मैं जरूर बात करना चाहूँगी, क्योंकि बात हो रही है यहाँ पर एफपीओ की। तो एफपीओ के बारे में आप ज्यादा क्या बताना चाहेंगे? जैसे कि अभी हम भी जानते हैं कि सरकार द्वारा या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा कई बार जो है वो कुछ इवेंट्स भी ऐसे किए जाते हैं जहां पर देश भर से जो है वो हमारे एफपीओज एकत्रित होते हैं और अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में जानकारी देते हैं। तो एफपीओ बनाना किस तरीके से जो है वो हमारे किसान एफपीओ जो है वो बना सकते हैं, क्या इसके बारे में जानकारी? बिल्कुल सही है। देखिए, हमारे देश में जो छोटे किसान हैं, कुछ मीडियम वर्ग की है और कुछ बड़े किसान भी है। देखिए, बड़े किसान जो है आज की डेट में जैसे MSP की सुविधा लेना या उनका जो मार्केट में एक बार्गेनिंग पावर रहना वो ऑलरेडी है। लेकिन अब क्या है, जो छोटे किसान हैं, क्योंकि अगर हमारे देश में देखेंगे 86% छोटे किसान हैं, और अगर हम किसान का उन्नति करना है तो उनके बारे में सोचनी पड़ेगी, उनको मेन स्ट्रीम में लानी पड़ेगी। उसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 2020 में ये 10,000 एफपीओ स्कीम की लागू किया, और बहुत बड़े आकार में, बहुत बड़े बजट में इसको लागू किया गया। अब इसमें क्या है, जो मेन टारगेट जो सरकार की है कि ये जो एफपीओ किसान के द्वारा जो बनना है समूह, ये हर ब्लॉक में बनना है। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ये अर्बन किसान को बारे में नहीं है, ये रूरल किसान के बारे में ज़्यादातर है। क्योंकि जो रूरल किसान है अभी भी छोटे छोटे किसान है, जिसके पास 2 एकड़ है, 1 एकड़ है, इवन लैंडलेस फार्मर्स है जो टेनेंट फार्मिंग कर रहे। तो ये सब क्या होता है ना, बहुत सारे जगह में मेन स्ट्रीम में आना, MSP मिलना, या किसी जैसे ग्रेडिंग सॉर्टिंग वगैरह की बात कर रहे हैं, वो सब चीज़ों में उनके लिए एक बहुत बड़ी सपना है। लेकिन जब एफपीओ समूह बन जाती है, समूह क्या होगा, उनके पास एक बार्गेनिंग पावर आ जाती है। अब मान लीजिए उन्होंने 300, 400, 500 या 700, 800 फार्मर्स की एक समूह बना लिए, तो उसमें 2-3 तरह का बेनिफिट है। एक तो जब समूह बन जाता है तो उनको जो है इनपुट सपोर्ट, जैसे खाद मिलना, बीज मिलना, ये सब में आसान हो जाता है, क्योंकि एज ए इंडिविजुअल फार्मर उनको ये सब में बड़ी दिक्कत होती है। तो क्या होगा ना, एफपीओ के माध्यम से किसान क्या कर सकते हैं ना, इसका सुविधा ले सकते हैं। अब दूसरी होता है कि जो एफपीओ बनी है एग्रीगेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब क्या है, हमारे देश में हर ब्लॉक में, हर डिस्ट्रिक्ट में प्रोडक्ट अलग अलग हो जाता है। तो जैसे ODOP सिस्टम है, अब उसमें क्वेश्चन होता है कि जो वो प्रोडक्ट लेके एज ए इंडिविजुअल फार्मर, क्योंकि मान लीजिए उसके पास 2 क्विंटल है, 1 क्विंटल है, 4 क्विंटल है, वो किसी जो है जाके अर्बन एरिया में या देश भर में उसको नहीं ला सकता है। तो अगर एफपीओ के जरिए में वो जुड़ जाता है तो
तो उसका एग्रीगेटेड प्रोडक्ट होते हुए उसको एक बेटर बार्गेनिंग पावर मिलता है और एक बेटर प्राइस मिल जाता है। तो उसमें क्या होता है ना, कुछ कुछ जगह में जो एफपीओ को आप जान के खुशी होंगे कि जो एफपीओ को जरिया में जब ये सामान आ रहा है उनको एमएसपी से भी ज़्यादा प्रोडक्ट मिल रहा है। अब जैसे मान लीजिए बड़े बड़े कंपनियां हैं, चाहे वो ऑयल सीड हो, चाहे वो गेहूं हो, जब उनको चाहिए, चाहे वो आईटीसी हो, इवन इमामी हो, इवन अदानी हो, जो उनको जो ऑयल सीड वगैरह चाहिए, तो वो क्या करते हैं ना, इंडिविजुअल किसान को अप्रोच करने की वजह से वो एफपीओ को अप्रोच कर रहे हैं। अब उसमें क्या होगा ना, जो बायर्स है उसको बल्क सामान मिल रहा है और एफपीओ का जरिया में क्या है ना, किसान बेटर प्राइस मिल रहा है और टाइमली प्राइस मिल रहा है। तो इसमें उनको एक ये तरफ से फायदा हो रहा है। दूसरी चीज़ है कि जैसे प्रोसेसिंग की बात हो रही है, अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि भाई हर एफपीओ में ना कुछ एक प्रोसेसिंग यूनिट या वेयरहाउसिंग कुछ तो लगाएं जो कि एक परमानेंट सेटअप रहे। तो उसके लिए आज की डेट में बहुत सारे जो ऑयल प्रोसेसिंग लगा रहे हैं, बहुत सारे जो है आपकी जो मिलेट प्रोसेसिंग वगैरह में काम कर रहे हैं, तो बहुत सारे एफपीओ की प्रोडक्ट आप जो है आज की डेट में ओएनडीसी में, माई स्टोर वगैरह में अवेलेबल है। तो दैट मीन्स जो रूरल लेवल की जो प्रोडक्ट है उसका प्रोसेसिंग होके आज नेशनल लेवल में अवेलेबल हो रहा है। आप दिल्ली में बैठ के आप किसी जगह में, चाहे वो केरला का बनाना चिप्स हो या बिहार का मखाना हो, आप यहीं पे ऑनलाइन में बैठ के ले सकते हैं, जो कि डायरेक्ट किसान से आ रहा है। तीसरी चीज़ है, वही किसान समूह जब बड़े बड़े फेयर में जाते हैं, चाहे ट्रेड फेयर में हो या मेला में जाते हैं, उनकी जो प्रोडक्ट होती है वो 100% ऑथेंटिक और ओरिजिनल होता है। तो बायर्स भी खुश होते हैं कि हमें अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट मिल गया और अच्छी दाम में भी मिल गया, और जो फार्मर्स है वो भी खुश है कि भैया मेरा प्रोडक्ट जाके दिल्ली में, मुंबई में या बड़े बड़े शहर में सेल हो रहा है। तो इसमें क्या होगा ना, दोनों तरफ से फायदा हो रहा है। एक तो किसान को अपनी वाजिब दाम मिल रहा है और जो कस्टमर है उसको बेटर प्रोडक्ट मिल रहा है। जी बिल्कुल, और इसी के ऊपर जो है वो हम आगे चर्चा ज़रूर जारी रखेंगे। अभी तो हमने कुछ ही मुद्दों के ऊपर, कुछ ही विषयों के ऊपर जो है वो अभी हमने जानकारी हासिल की है, क्योंकि ये काफ़ी एक अच्छा जो है वो विषय है। तो इसके ऊपर मैं चाहूँगी कि हमारे किसान जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ इस वक्त हमारे इस लाइव फोन इन कार्यक्रम में जो है वो जुड़े, अपने सवाल भी अपने आगे रखें, हमारे जो विशेषज्ञ हैं उनके आगे रखें, और अगर उनको किसी तरीके की कोई समस्या आ रही है तो उसका तुरंत जो है वो समाधान पा सकते हैं, क्योंकि हमारा ये लाइव फोन इन कार्यक्रम है। तो अपने आज के इस विषय से संबंधित देखते हैं एक खास रिपोर्ट। किसान उत्पादक संगठन, जिन्हें हम एफपीओ भी कहते हैं, किसानों का एक ऐसा समूह होता है जो कृषि उत्पादन के कामों में लगा होता है और कृषि से जुड़ी व्यावसायिक गतिविधियां चलाने का काम करता है। ये समूह कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होता है, इसलिए इसमें वही सारे फायदे मिलते हैं जो एक कंपनी को मिलते हैं। प्रसंस्करण की बात करें तो इसमें किसान उत्पादक संगठन की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। मूल्यवर्धन, फसल के बाद के नुकसान को कम करने और किसानों की आय को बढ़ाने में ये महत्वपूर्ण साबित होते हैं। एफपीओ फसल की कटाई के बाद की प्रक्रियाओं जैसे ग्रेडिंग, छटाई, सफाई और पैकिंग को संभालने में मदद करते हैं, जिससे उत्पाद का मूल्य बढ़ता है। एफपीओ सामूहिक रूप से प्रसंस्करण और भंडारण जैसी सुविधाओं को स्थापित और संचालित कर सकते हैं। इतना ही नहीं, एफपीओ भंडारण, परिवहन और लोडिंग अनलोडिंग जैसी लॉजिस्टिक सेवाओं को साझा लागत पर उपलब्ध करा सकते हैं, जिससे किसानों को नुकसान कम करने में मदद मिलती है। वहीं विपणन में भी किसान उत्पादक संगठनों की भूमिका काफी अहम है, क्योंकि वे किसानों को सामूहिक मोल भाव की शक्ति, बेहतर बाजार पहुंच और लागत कम करने में सहायता करते हैं। एफपीओ किसानों को थोक दर पर इनपुट जैसे बीज और उर्वरक आदि उपलब्ध कराते हैं। सरकार ने भी किसानों की उपज के प्रत्यक्ष विपणन को बढ़ावा देने के लिए कई सक्रिय पहले की हैं। बिचौलियों पर निर्भरता कम करने और किसानों की आय बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। 10,000 एफपीओ के गठन और संवर्धन संबंधी केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के माध्यम से किसानों को सामूहिक रूप से संगठित किया जाता है, जिससे वे प्रत्यक्ष विपणन में शामिल हो सकते हैं और खरीदारों के साथ बेहतर मोल भाव कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी ई-नाम पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी ऑनलाइन व्यापार की सुविधा प्रदान करता है, जिससे किसान और एफपीओ सीधे व्यापारियों से जुड़ सकते हैं। डिजिटल मार्केटों तक पहुंच प्रदान करने के लिए एफपीओ को ई-नाम और जीईएम यानी सरकारी ई मार्केट प्लेस जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शामिल किया गया है। बता दें कि सरकार ने 2023-24 तक
देश भर में 10,000 नए कृषि उत्पादक संगठन स्थापित करने का लक्ष्य रखा था और 10,000वां FPO खगड़िया जिले में पंजीकृत किया जा चुका है। तो अभी आपने देखी हमारी विशेष रिपोर्ट। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस और उसके बाद आपके सवालों को करेंगे शामिल। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन कार्यक्रम हेलो के साथ। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में, जहां आज हम बात कर रहे हैं प्रसंस्करण और विपणन में किसान उत्पादक संगठन की भूमिका, यानी कि जो मार्केटिंग है या प्रोसेसिंग है उसमें FPOs का क्या रोल है। अगर आपका कोई भी सवाल है इस विषय से संबंधित तो आप सीधे हमें फोन कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर्स पर या फिर 8800520717 व्हाट्सएप नंबर पर अपने प्रश्न को अपने नाम और अपने शहर के नाम के साथ हमें भेज सकते हैं। ईमेल ID हमारा hellokisan2015@gmail.com। लेकिन जब भी आप हमें फोन करें अपनी टीवी की आवाज को बिल्कुल बंद रखें, खास तौर से जिस दौरान प्रश्न पूछ रहे हो। हमारे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं कन्हैया लाल प्रजापति जी उज्जैन से। आइए उनका स्वागत करते हैं, उनका सवाल लेते हैं। हेलो कन्हैया लाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। कन्हैया लाल प्रजापति बोल रहा हूँ जी, सवाल पूछिए। हाँ जी, सवाल सोयाबीन पंजीयन में कराए थे तो वो मतलब हमने जो बड़नगर मंडी में तोड़ के आए हैं और फिर बाद में जो उनका आधे पैसे आए और आधे बाकी 30 दिन में आएंगे, मतलब आपको ये पूछ रहा हूँ। अपना सवाल आप एक बार फिर से दोहरा सकते हैं क्योंकि आपदा के कारण हमारी सोयाबीन बिगड़ गई। सवाल क्या आप अपना दोबारा से दोहरा सकते हैं कन्हैया लाल जी? हाँ जी, प्राकृतिक आपदा के कारण हमारी सोयाबीन खराब हो गई तो हमने पंजीयन कराया, तो फिर मंडी में गए और सोयाबीन हमने तुली और हमने आधे पैसे आ गए और बाकी बचे वो कितने दिन के अंदर आ जाए जी? जितना आपका सवाल मैं समझ पा रही हूँ वो ये है कि आपने मंडी में जाके पंजीकरण करवाया था क्योंकि आपकी फसल जो है वो खराब हो गई है, ये आपका सवाल है जी। डॉक्टर दिनेश, आप कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में? नहीं, आपने जो सवाल पूछा है कन्हैया लाल जी, आपका कहना है कि आपके जो उपज है वो मार्केट में आपके मंडी ले गए और मंडी में जाके वो सड़ गया, ऐसा कहना है? जी, प्रोसेसिंग से संबंधित था इनका सवाल कि क्या ऐसे में जो हमारे किसान हैं वो क्या कर सकते हैं अपनी फसल के साथ, अगर फसल जो है वो खराब हो रही है, दिख रहा है कि बाजार में भी बिकवाली नहीं हो रही है, तो ऐसे में फसल की किस तरीके से प्रोसेसिंग की जा सकती है, कैसे उसे बचाया जा सकता है? जी देखिए कन्हैया लाल जी, मैं आपको एक बात बताऊं कि सबसे जो अहम चीज़ है कि जब हम कोई उत्पाद को अपने बाज़ार में ले जाते हैं तो हमें ये पता होता है कि वो उत्पाद कितना खपत होगा। अगर हमें लग रहा है कि वो उत्पाद वहाँ खपत नहीं हो सकता है तो इसके पहले ही जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश इंडस्ट्रीज है, उनके साथ आप कांटेक्ट करके एज ए रॉ मटेरियल आप उनको दे दें, क्योंकि मंडी में जाने के बाद अगर वो फसल ख़राब हो गई तो वो कितना ख़राब हुआ कि प्रोसेसिंग के लायक है या नहीं, इसका जजमेंट तो वो इंडस्ट्री करेगी, क्योंकि आप प्रोसेसिंग में अगर नहीं है तो आप प्रोसेसिंग नहीं कर पाएंगे उसका, क्योंकि वो प्रोडक्ट क्या है इस पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा फसल लेके गए थे मंडी में, वो चावल है या दाल है या गेहूं है, क्योंकि जिस प्रोसेसिंग सेक्टर में हमको भेजना है अगर वो
सपोज कीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर चावल है और जो इंडस्ट्री उस चावल का प्रोडक्ट डेवलप करती है वहाँ जाना होगा। यदि आपने गेहूँ उगाया है तो गेहूँ के कई सारे इंडस्ट्री हैं, कई सारे प्रोडक्ट बनते हैं, वो बिस्किट बनता हो या केक बनता हो या आटा बनता हो या मिक्स्ड आटा बनता हो, कई सारे इंडस्ट्रीज हैं जिनको आप सबसे पहले ही संपर्क कर लें और अपने जो आपको लगता हो कि मंडी जाने के बाद ये उपज नहीं मिल पाएगी, इसका पैसा नहीं मिल पाएगा, वो आप इंडस्ट्री को दे दें। और इस इंडस्ट्री के साथ सबसे पहले आप एक बाईबैक अरेंजमेंट बोलते हैं हम लोग, कि इंडस्ट्री को आप एश्योर कर दें कि हर साल हम आपके अपने उपज के 20 से 25% जो आपका वेस्ट हो जाता है मंडी में, वो आप उस इंडस्ट्री को देंगे, तो वो इंडस्ट्री एक बाईबैक साइन करके आपके साथ हमेशा वो लेगा, जिससे कभी भी आपको किसी तरह का फसल का नुकसान नहीं होगा, आपको आर्थिक नुकसान नहीं होगा। जी बिल्कुल। हमारे का प्रश्न कंपनसेशन पे था मेरी समझ से। जी हम दोबारा से एक बार इसके ऊपर जरूर बात कर लेंगे, क्योंकि हमारे अगले कॉलर कमलेश कुमार जी बक्सर बिहार से मौजूद है फोन लाइन पर, उनका सवाल लेते हैं। हेलो हेलो जी कमलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आप हमारे लाइव फोन कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहेंगे? कमलेश जी, आपको आवाज मिल रही है हमारी? हाँ, एफपीओ में कैसे जुड़ सकते हैं? ठीक है, एफपीओ के साथ कैसे जुड़ सकते हैं, नटबरपाल जी क्या बताएंगे? कमलेश जी, आप एक काम करिएगा, आप जैसे बक्सर बिहार से है तो आप जिस ब्लॉक से होंगे उस ब्लॉक में 1 या 2 एफपीओ बना ही होगा। अब उस एफपीओ में जो भी जैसे बक्सर जिला में मतलब क्योंकि बिहार में हर ब्लॉक में एफपीओ बन चुका है, तो ये 100% ये है कि आपकी ब्लॉक में भी एफपीओ बन चुका है। तो आप उस एफपीओ में जाके आप पता कर लीजिए, आप चाहे आप जो डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिस है वहाँ पे जाके पता कर सकते हैं कि जो मेरा ब्लॉक में कौन सी एफपीओ बना है, और उस एफपीओ का, क्योंकि वो कंपनी एक्ट में या किसी में बना होगा तो उनके डायरेक्टर्स कौन है, उनकी सीईओ अकाउंटेंट कौन है, तो आप उनकी डिटेल्स ले लीजिए, लेके आप वहाँ जाइए और बोलिए कि मुझे इस एफपीओ में सदस्य बनना है। सदस्य बनने के लिए आप कुछ भी नॉमिनल फीस दे सकते हैं या बिना फीस में भी आप सदस्य बन सकते हैं। तो तब जाके आप उनको पंजीकृत हो जाएंगे। पंजीकृत होने के बाद जो भी एफपीओ को सुविधा मिल रहा है भारत सरकार की तरफ से, वो सारे सुविधा आपको भी मिल जाएगी एफपीओ के द्वारा। जी बिल्कुल। यहाँ पे डॉक्टर एस के सिंह जी आपके पास मैं आना चाहूँगी, क्योंकि हम मार्केटिंग पे भी जो है वो बहुत बात कर रहे हैं इस वक्त। तो मार्केटिंग से संबंधित भी क्या कोई स्कीम्स हैं, कोई योजनाएं हैं जो सरकार ने हमारे किसानों के लिए लाई हैं? नहीं, योजनाएं तो कई सारी हैं। किसान भाइयों को विशेष करके मैं एफपीओ को बताना चाहूँगा कि विपणन की तरफ सरकार क्या क्या कर रही है, कैसे उसको लाभ लेकर के आप अपने प्रोड्यूस को, अपने उत्पाद को उच्च कीमत पर बेच सकते हैं। अब आप देखें कि हम मंडी से प्रारंभ करते हैं कि मंडियों में बेचने के लिए आपको सरकार ने मंडी का लाइसेंस मुहैया कराया है। तो शायद अधिकांश लोगों को ये लाइसेंस मिल गया होगा, जिनको नहीं मिला है वो मंडी से अप्रोच करें, भारत सरकार इसमें मदद कर रही है। आपको ये भी ध्यान देना होगा कि हम लोग आपके उत्पाद को, जो बड़े बड़े खरीदने वाले हैं जैसे रिलायंस हो जाएगा, बहुत सारे डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, वो भी खरीदते हैं। उनको यह नहीं पता है कि इतने सारे उत्पाद कहाँ से मिल जाएंगे, आपको ये नहीं पता है कि कौन खरीदने वाला है। तो इसके लिए सरकार जो है रेगुलर वेबिनार आयोजित करा रही है। वेबिनार को मैं सरल भाषा में बात करूँगा कि आपका या पीओ का और खरीदार का एक मीट करवा रही है वर्चुअल, ताकि एक दूसरे से खरीदने बेचने के लिए आप एग्रीमेंट कर सकें। तीसरी बात यह है कि आप देखें कि हमारा एक ई नाम पोर्टल चलता है। ई नाम पोर्टल को मैं सरलीकृत भाषा में कहूँ कि आपने उत्पाद को कैसे आप पूरे देश में वर्चुअली, मतलब कि ऑनलाइन आप बेच सकते हैं। तो आप, और ये इसका एक ऐप भी बनाया है। मैं ये एफपीओ भाइयों से अनुरोध करूंगा कि आप एफपीओ ऐप को आपके प्रीमाइसेस में ही, आपको अपना उत्पाद लेकर सुदूर मंडी नहीं जाना है, वहीं से आप
अपने उत्पाद को, अगर आप उत्तर प्रदेश के बनारस में बैठे हैं तो वह उत्पाद किसी दूसरे प्रदेश के जो अच्छा पैसा दे रहा हो उसको आप बेच सकते हैं। तो इसको आप लाभ लें और इनाम के माध्यम से नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट जो इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल है उसके माध्यम से अपनी उत्पाद कहीं पर बेचें। एक चीज़ और है, आप सभी लोग फ्यूचर ट्रेड के बारे में बात करते होंगे कि आज हम फ्यूचर में कितने में अपना बिकेगा अपना वो उत्पाद, इसको हम नहीं जानते हैं। लेकिन इंडिविजुअल फार्मर, एक फार्मर उस प्लेटफॉर्म पर पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है क्योंकि उसकी न्यूनतम लाट का क्वांटिटी होती है कि इस मिनिमम इतना क्वांटिटी होगा तभी ट्रेड करेगा। तो बहुत सारे एफपीओ जो है वो फ्यूचर से जो कमोडिटी प्लेटफॉर्म्स हैं, जो डेरिवेटिव मार्केट से वहाँ पर जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पे अपनी प्राइसेस पहले से पता चल जाती हैं, आप उसको भी लाभ लें। और प्रोसेसिंग के बारे में तो अभी बताया गया, अब प्रोसेसिंग विदाउट प्रोसेसिंग तो कुछ हो भी नहीं सकता है, आप उसके लाभ लें। और इन सभी बातों के लिए कहीं ना कहीं भारत सरकार की योजनाएं उपलब्ध हैं। और जैसे नटवर पाल जी ने कहा, बिल्कुल सही है, आप ये पीओ बनाने के लिए मत घूमें। देश में 50,000 तकरीबन एफपीओ बन गया है और 10,000 इसमें बन गया है और करीब 54 लाख किसान जुड़ गए हैं। 541 किसान ऑन एन एवरेज है। तो आप जो है इसी के सदस्य बन जाएं, बिल्कुल सही है। और सदस्य बन के इन सारी योजनाओं को, चाहे वो विपणन से है चाहे प्रोडक्शन से है, सारी योजनाओं को लाभ लें और बैंक से आसानी से ऋण प्राप्त करें क्योंकि ये सब सुविधाएं उसमें दी गई हैं। जी बिल्कुल। और इसी के साथ इस विषय पर जो है वो हम आगे भी बातचीत करेंगे, लेकिन कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस। आप अपने सवाल जो है व्हाट्सएप या हमारे फ़ोन के ज़रिए तुरंत जो है वो हम तक भेज सकते हैं। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फ़ोन कार्यक्रम हेलो किसान। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी, यहां मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी। घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक, बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में, जहां आज हम बात कर रहे हैं कि जो हम एफपीओ हैं वो किस तरीके से मार्केटिंग और प्रोसेसिंग में जो है वो किसानों की सहायता कर सकते हैं। अगर इस विषय से संबंधित आपके मन में कोई भी सवाल उठता है, कोई भी शंका है, आप कुछ भी जानना पूछना या समझना चाहते हैं तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर्स पर, जो कि है 1800113060 और 61। इस पर जब भी आप फ़ोन करेंगे आपका कोई भी पैसा नहीं लगेगा, केवल आपको अपने टीवी की आवाज़ को बिल्कुल बंद रखना है, खासतौर से जिस दौरान आप अपना प्रश्न पूछ रहे हो। और साथ ही नेटवर्क क्षेत्र में आकर अगर आप अपना सवाल पूछेंगे साफ आवाज़ में तो हमारे विशेषज्ञों तक आपकी आवाज़ जो है वो साफ तौर पर सुनाई देगी और आपका प्रश्न का समाधान भी वो कर पाएंगे। वहीं दूसरी ओर 8800520717 यह है हमारा व्हाट्सएप नंबर। यहाँ पर भी आप अपने सवाल मुझ तक पहुँचा सकते हैं सीधा, अपना सवाल नाम और अपने शहर के नाम के साथ, और इसी तरीके से ईमेल आईडी के जरिए भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। डॉक्टर दिनेश, क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर प्रोसेसिंग की, और मुझे लगता है कि महिलाओं से ज़्यादा इस फील्ड में और कोई आगे फिलहाल जो है मुझे नहीं लगता कि होगा। महिलाओं को किस तरीके की ट्रेनिंग जो है वो दी जाती है प्रोसेसिंग से रिलेटेड, क्योंकि महिलाओं का बहुत योगदान है एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, क्या बताएंगे इसके बारे में? बिल्कुल, आपने बहुत ही सही कहा है। देखिए, प्रोसेसिंग सेक्टर में अभी जो भारत देश की अवस्था है जिसमें महिलाओं का योगदान बहुत ही ज़्यादा है। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे समझाना चाहता हूँ कि जो मिलेट्स हैं, ज्वार बाजरा जिसे हम बोलते हैं, वो प्रोसेसिंग सेक्टर ही उसकी मार्केटिंग को बढ़ा सकता है। अगर उसकी प्रोसेसिंग नहीं होगी तो उसकी मार्केटेबिलिटी नहीं होगी। तो इस छोटे छोटे चीज़ों के बारे में बताता हूँ। जैसे अभी कभी कभी हम सुनते हैं टमाटर की कीमत बहुत बढ़ गई, कभी बहुत कम हो गई, जो नहीं हो पा रही है, तो प्रोसेसिंग सेक्टर ही है जो उसको एक आयाम देता है। जहाँ तक कि आपने कहा महिलाओं के बारे में, हमने हमारा जो संस्थान है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जो हमारा संस्थान है IARI पूसा दिल्ली में स्थित है, उसके अंदर हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं
जो प्रशिक्षण का कार्यक्रम होता है उसको हम लोग कहते हैं EDP, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके तहत हम लोग क्या करते हैं कि जो किसान आप कह सकते हैं या जो इच्छित, जो इनकी इच्छाएं होती हैं कि वो एक इंडस्ट्री को एस्टैब्लिश करें, एक एंटरप्रेन्योर को एस्टैब्लिश करने के लिए, तो हमारी जो संस्थान है उसमें देखा गया है कि महिलाओं की भागीदारी 80% तक होती है। और उन महिलाओं को हम छोटे छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, जैसे मैं कह सकता हूँ कि मार्केट में आप जाते हैं, जैम है, जेली है, स्क्वैश है, इस छोटे छोटे प्रोडक्ट्स हैं। उसी तरह से बिस्किट बनाने की विधि, ब्रेड बनाने की विधि, हम इन सारे चीज़ों पे जब उनको प्रशिक्षण देते हैं तो महिलाओं की भागीदारी सबसे ज़्यादा देखी गई है। और आपको ये सुनकर बहुत खुशी होगी कि अभी कितने सारे एंटरप्रेन्योर जो हैं, जिन महिलाओं को हम लोगों ने प्रशिक्षण दिया, वो उन प्रदेश से, जैसे बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, इन सबों की महिलाओं ने पुनः अपने आप को आगे लाया और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को छोटे स्तर पर इस्टेब्लिश किया। और उन्होंने हमसे ये मांगा कि बताइए कि हम FSI का नंबर कैसे लें अपनी इंडस्ट्री के लिए। तो हम लोगों ने ये भी उनको महत्वपूर्ण जानकारी दी है। जी बिल्कुल, और इसी के संदर्भ में हम आगे भी ज़रूर बातचीत करेंगे डॉक्टर SK सिंह जी और नटवर पाल जी आपसे भी, कि महिलाओं को किस तरीके से जो है वो सशक्त किया जा रहा है। मार्केटिंग से संबंधित डॉक्टर SK सिंह जी आपसे जानेंगे किस तरीके से क्या मार्केटिंग की ट्रेनिंग भी जो है वो उनको दी जाती है, क्योंकि बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनकी मार्केटिंग करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर हमारे साथ एक और कॉलर हमारे जो है वो जुड़ गए हैं, परम सुख धाकर जी मध्य प्रदेश से। आइए उनका सवाल कार्यक्रम में शामिल करें। हेलो, हाँ बोलो जी। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है परम सुख जी, अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहेंगे? आपने शिवपुरी मध्य प्रदेश से फोन किया। मैं ये जानना चाह रहा हूँ हमारी सवाल अपना फिर से दोहराएं, आपकी आवाज हमें कट के मिल रही है। आपकी आवाज से नहीं आ रही सब। जी अपना सवाल पूछिए। अरे मैं ये पूछ रहा हूँ तो जैसे हमारा पौड़ी ब्लॉक है जी, तो ब्लॉक में किससे संपर्क करना है हमको? ब्लॉक में किससे मिलना है? जी किसान उत्पादक संगठन के लिए किससे संपर्क करना है, ये उनका सवाल है। नटवर पाल जी। जी 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 ठीक है, आप देखिए, आप जैसे शिवपुरी से है तो आप शिवपुरी में जो हमारे जिला कृषि अधिकारी है, आप उनके जाके मिलिए, उनसे ये पता चल जाएगा कि आपकी ब्लॉक में कौन सी FPO बना हुआ है। फिर जो FPO बना हुआ उसका डिटेल भी वहाँ मिल जाएगी। तो आप वहाँ से जाके वहाँ पे जो CEO होंगे, उस हर FPO में CEO होते हैं, बोर्ड मेंबर्स होते हैं, तो उनसे आप बोलिए कि ये मुझे इस FPO से जुड़ना है। वो बता देंगे आपको जुड़ने के लिए क्या करना है। आप उसका सदस्य बन सकते हैं। आप सदस्य बनने के बाद आप वहाँ से जो भारत सरकार की भी जो सुविधा है वो आपको मिल जाएगी, या आपकी जो प्रोडक्ट होगी वो भी FPO के माध्यम से मार्केट भी चले जाएगी। तो आपको मार्केटिंग भी सुविधा मिल जाएगी, आपको खाद बीज वगैरह की सुविधा FPO के माध्यम से मिल जाएगी। तो उसको जुड़ने के लिए आपको यही तरीका है, आप अपनी ब्लॉक में जो FPO बना है उसका सटीक खबर ले और उनके बोलिए कि मुझे जुड़ना है, तो वो जुड़ देंगे। जी बिल्कुल। यहाँ पे डॉक्टर SK सिंह जी, अब आपसे मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि हम महिलाओं की भी यहाँ पर बात कर रहे थे, प्रोसेसिंग के बारे में हमने जान लिया किस तरीके की ट्रेनिंग जो है वो पूसा द्वारा दी जाती है। मार्केटिंग की अगर बात करें तो क्या मार्केटिंग से संबंधित भी महिलाओं को जो है वो ट्रेन किया जाता है? क्योंकि कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जबकि जब वो बाजार में आते हैं, खासकर अब जो है वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का भी बहुत ज़्यादा चलन है, चाहे देसी घी की हम बात करें, तो इन सब की मार्केटिंग कितनी ज़रूरी है और महिलाओं को कैसे सिखाया जाता है? क्या इसमें भी भारत सरकार किसी तरीके की मदद जो है वो महिलाओं की करती है? बिल्कुल सही बात है। पहली बात तो हम यहाँ से बात अपने रखेंगे कि चाहे वो FPO योजना हो या कोई और योजना हो, महिलाओं को हम प्राथमिकता देते हैं। और आपने देखा भी होगा, कभी गए होंगे कि जो FPO की महिलाओं से द्वारा बने हुए सारी की सारी महिलाएं हैं या अधिकांश महिलाएं हैं, वो पुरुषों की तुलना में ज़्यादा सफल है और ज़्यादा अच्छा बिजनेस कर रही हैं। अब बात आती है कि मार्केटिंग की उनको ट्रेनिंग देने के लिए, तो इनकी यह व्यवस्था की जाती है कि मार्केटिंग एक समग्र रूप में देखना पड़ेगा कि मार्केटिंग के लिए आपको क्या क्या चीज़ ज़रूरत है, आप कहाँ पर बेचना है,
ये भी इनको बताया जाता है कि आपको इनको बायर हैं, इनको बेचना है, किस स्वरूप में बेचना है अपने उत्पाद को, उसको पैक करके बेचना है, कोई ब्रांड करके भेजना है, साफ करके बेचना है, कैसे बेचना है, किस मार्केटिंग चैनल पे जाना है, आपको कैसे पता करना है कि मंडी में बेचने से ज़्यादा पैसा मिलेगा या जो कारपोरेट बायर्स हैं जो खरीदते हैं वहाँ जाके अच्छा पैसा मिलेगा, या एमएसपी पर कभी कभी अच्छा पैसा मिलता है। आपका अगर एमएसपी का उत्पाद है जो 22 फसलों पर है तो वहाँ आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा, किस फॉर्म में ले जाएं। तो इस सभी प्रकार की ट्रेनिंग की व्यवस्था भारत सरकार कराती है। और इतना ही नहीं, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इस योजना में भी बिल्ट इन है, जो आप एफपीओ की स्कीम देख रहे हैं 10,000 की, इसमें स्वयं ट्रेनिंग की व्यवस्था है और इसमें एक सीबीबीओ है। और सीबीओ मतलब कुछ नहीं है, एक प्रोफेशनल एजेंसी है जो इनको हैंड होल्ड कर रही है। तो वो इनको इस प्रकार के विपणन से संबंधित, प्रोडक्शन से संबंधित सारे प्रकार के परीक्षण फील्ड पर ही देती है। वहीं इसके साथ ही हम लोगों ने क्या किया है कि 2 नोडल एजेंसी चिन्हित किया हुआ है, वो एक कोऑपरेटिव में जो बने हुए हैं उनके लिए और एक जो है जो कंपनीज एक्ट में बने हैं उनके लिए। तो हमारा बर्ड है वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का काम करता है। और वही नहीं, क्योंकि अब चेन्नई से कोई यहाँ ट्रेनिंग लेने नहीं आएगा, इसलिए हर प्रदेश में ट्रेनिंग के लिए रीजनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स चिन्हित किए गए हैं। उनके माध्यम से वो जाकर के वहीं सारे प्रकार की ट्रेनिंग, केवल मार्केटिंग नहीं, मार्केटिंग का तो एक पहलू कहा, प्रोडक्शन से लेकर उसके बनाने की प्रक्रिया से लेकर मीटिंग कैसे होती है, वो मीटिंग को लेकर के एफपीओ के कैसे संगठन होता है, सारे पहलुओं पर होता है। जैसे ये प्रश्न आ रहे हैं ना कि कैसे जुड़े, तो वो भी वहाँ बताया जाता है। यद्यपि वो लोग जो होते हैं इसके पहले से सदस्य होते हैं, लेकिन वो सारे प्रकार के समग्र व्यवस्था की गई है। जी बिल्कुल। यहाँ पर अब हमारे पास व्हाट्सएप के जरिए भी एक प्रश्न आया है। नटबरपाल जी, ये प्रश्न आपके लिए है और ये हमें भेजा है अंसारी लाल कश्यप जी ने उन्नाव उत्तर प्रदेश से। और वो ये कहते हैं कि हम एक नया एफपीओ बनाना चाहते हैं, कृपया करके हमारा मार्ग प्रशस्त करें। क्या बताएंगे? देखिए, नया एफपीओ तो बना सकते हैं, लेकिन नया एफपीओ अगर वो ये बनेगा तो एक प्राइवेट एफपीओ बन जाएगा। तो प्राइवेट एफपीओ बनाने में कहीं मना नहीं है, क्योंकि प्राइवेट एफपीओ बनाएंगे वो अपना फार्मर्स को एकत्रित करेंगे, उनके साथ जो भी बेनिफिट लेना होगा तो उनकी मार्केट में बार्गेनिंग पावर मिल जाएगी। उस केस में उनकी जो भी मार्केटिंग के लिए हम हेल्प करेंगे, उनको क्रेडिट के लिए हेल्प करेंगे, उनको ट्रेनिंग वगैरह के लिए हेल्प करेंगे। लेकिन जो सरकार की जो सुविधाएं हैं एफपीओ के लिए, उसके लिए सरकार की जो एफपीओ की स्कीम है उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत है। लेकिन वो रजिस्ट्रेशन फिलहाल जो 10,000 एफपीओ बनना था बन चुका है। तो हमारा सलाह ये रहेगा कि जो नया एफपीओ बनाने से अच्छा है जो उन्नाव में जो एफपीओ बना है, आप उसी में जो जिस गांव से है, अगर आप खुद जुड़ना चाहते हैं जुड़ जाइए, नहीं तो एक गांव से आप एफआईजी बन के, एक ग्रुप बन के जाके जुड़ जाइए। तो जुड़ने के बाद क्या होगा ना, सरकार की तरफ से जो बेनिफिट है, जैसे इक्विटी ग्रांट मिलता है, जैसे मान लीजिए अगर आप 2,000 का शेयर मनी देते हैं तो सरकार की तरफ से आपको 2,000 बेनिफिट मिल जाता है। सिमिलरली जो एफपीओ की जो एग्रीगेशन प्रोडक्ट होता है तो आपकी प्रोडक्ट भी एग्रीगेट होकर मार्केट चला जाएगा। तीसरी चीज़ है कि अगर एफपीओ कोई प्रोसेसिंग यूनिट या कुछ लगाता है तो उसमें आपकी प्रोडक्ट भी चला जाएगा प्रायोरिटी में। चौथी चीज़ है कि जो एफपीओ की जरिए में आपको इनपुट सपोर्ट मिल जाएगी, तो आपकी ग्रुप को या आपको मिल जाएगी। तो इसलिए मेरा सलाह रहेगा कि जो एफपीओ बने हुए हैं भारत सरकार का द्वारा, उसमें आप मेंबर बन जाइए तो भारत सरकार का बेनिफिट भी मिल जाएगी। अदरवाइज आप अपना एफपीओ भी बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा किसान भाई के लिए। यह बात तो बिल्कुल सही है कि आप उसमें ऐड हो जाएं, वही सब लाभ मिलेगा। लेकिन उन्नाव शायद उत्तर प्रदेश से आप बोल रहे हैं मेरी समझ से, उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार का कृषि विभाग इस 10,000 योजना के अतिरिक्त दूसरी योजना भी चला रही है, उसमें भी वो सब लाभ दे रही है जो भारत सरकार की इस योजना में है। तो आपको लगता है, आपकी जिद ही है कि हमको एक नया एफपीओ बनाना है, तो कृपया आप कृषि विभाग में निदेशक कृषि के यहाँ चले जाएं, उनके एक संयुक्त निदेशक उसके नोडल ऑफिसर हैं, वो वहाँ चले जाएं और वहाँ पर आप नया एफपीओ भी बना सकते हैं। लेकिन पहले वाले सलाह पर काम करेंगे तो बेहतर होगा कि पहले बने हुए एफपीओ में आप, अगर आपका उत्पाद मिलजुल रहा है, वो जो वहाँ पर आपके ब्लॉक में बन रहा है उसी उत्पाद पे वो काम कर रहा है, उसी के इर्द गिर्द काम कर रहा है, तो उसमें जुड़ जाए, लाभ ले ले। लेकिन आपको बनाना ही है तो उत्तर प्रदेश में नई योजना चल रही है जिसमें वो सारे लाभ हैं जो भारत सरकार अपनी योजना में दे रही है। जी बिल्कुल। और इसी के साथ
कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, और मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगी अब कार्यक्रम के समापन में भी हमारे पास बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है, तो अगर आपके मन में अभी भी कोई भी सवाल है एफपीओ से संबंधित या प्रोसेसिंग मार्केटिंग से संबंधित, तो आप तुरंत हमें फ़ोन कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर्स पर, या फिर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने सवाल अपने नाम और अपने शहर के नाम के साथ, और ईमेल भी एक विकल्प आपके लिए है। कार्यक्रम में यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे वापस, आपके सवालों को करेंगे शामिल। कई मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन कार्यक्रम हेलो के साथ। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में। हमारे अगले कॉलर जो है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नंदस्वरूप मिश्रा जी बाराबंकी से। आइए उनका सवाल शामिल करें। हेलो हेलो नंदस्वरूप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहेंगे आप? जानना ये चाहते हैं कि कुछ करके तैयार करते हैं, राष्ट्रीय मंडी अंतरराष्ट्रीय मंडी का हमें मानक नहीं पता होता है, ये भी नहीं पता होता वहाँ डिमांड कितना ज्यादा जाएगा तो हम कम रेट दे दीजिएगा, कम जाएगा तो ज्यादा रेट मिलेगा, नहीं जानकारी कैसे? नंदस्वरूप जी, आपका सवाल हमारे विशेषज्ञों तक भी साफ आवाज में नहीं मिल पाया, क्या आप एक बार अपना सवाल धीरे धीरे बोलकर साफ आवाज में एक बार दोबारा से दोहरा सकते हैं? आपसे निवेदन है। मैं चाहता हूँ कि जो हमारा उत्पाद होता है, हाँ, ये राष्ट्रीय मंडी में अंतरराष्ट्रीय मंडी में हमें वहाँ का मानक नहीं पता होता है, तो ये जानकारी कैसे हो? मंडी में प्राइस, ठीक है, तो ये जो आप ये जानना चाह रहे हैं कि ये जो आपका उत्पाद होता है मंडियों में इनका सही दाम जो है वो नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में क्या जानकारी देना चाहेंगे आप? जी दो पार्ट में इसको मैं देखूंगा कि पहली बात तो शायद आपका कहीं यह प्रश्न था कि मंडी में क्या रेट चल रहा है वो आपको पता हो। तो भारत सरकार एक यगमार्क नेट के नाम से एक पोर्टल चलाती है, उसमें आपके इर्द गिर्द जितनी मंडियां हैं, पूरे भारतवर्ष की मंडियां 4010 मंडियां उससे जुड़ी हुई हैं, तो उसमें डेली के भाव आते हैं, क्या रेट में चल रहा है, कितना वहां पर आवक है, तो आप देख लें कि आप वहां पर ले जाएं। दूसरा, आपका भाव की बात आई कि मंडी में ले जाने पे भाव नहीं मिलता है, तो आप यह ध्यान दें कि जब मंडी में ले जाएं तो आप अपने उत्पाद को विपणन योग्य बना के ले जाएं, साफ सफाई करा के ले जाएं। प्रायः ऐसा देखा गया है कि जैसी कटी हुई फसल आती है और किसान भाई वैसे ही उसको उठाते हैं और मंडी में डाल देते हैं, और जब उसकी ऑक्शनिंग होती है वहाँ पे तो वो कम मूल्य पर जाके बिकता है। तो आप इसको ध्यान रखें, आप साफ सफाई पे जाएं। दूसरी किसान भाइयों से मुझे ये भी अनुरोध है कि आप वैसी फसल को उगाएं, फसल का मतलब उस प्रकार की वैरायटी को उगाएं कि आप देखें कि किस समय मूल्य ऊपर, क्योंकि एक इसका साइकिल है, जब ज़्यादा कटाई शुरू हो जाती है तो उसका प्राइसेस नीचे आने लगती हैं। तो बहुत सारी ऐसी वैरायटीज होती हैं वो जल्दी पक जाती हैं या लेट पकती हैं, तो उस अनुसार जब अराइवल कम हो तो वैसी फसल को आप वैसी क्या नाम बीज को लीजिए, उस तरीके से चीज़ को उत्पादित करिए, वहाँ ले जाएंगे तो आपको अच्छा उत्पाद मिलेगा। अब मंडी ही क्यों, आप और विपणन के चैनल हैं, मंडी के अलावा अन्य उत्पाद अन्य चैनलों से भी आप संपर्क करिए। उदाहरण के लिए आप धान गेहूं क्यों उगा रहे हैं, आप क्यों नहीं फल सब्जी पर जाते हैं, क्यों नहीं आप मशरूम पे जाते हैं, क्यों नहीं आप अन्य उत्पाद पे जाते हैं। अयोध्या के निकट बाराबंकी है, क्यों नहीं आप फ्लावर उगाते हैं और फ्लावर उगा करके आप अयोध्या में सप्लाई करते हैं।
और सप्लाई सब इतना महंगा बिकेगा कि वहाँ लोग लेंगे। और वहाँ सरकार से भी बात हो रही है कि एक फूल की मंडी बनेगी। तो आप इन सब चीज़ों, एरोमेटिक प्लांट को काहे नहीं ग्रो करते हैं, क्या नहीं मेडिसिनल प्लांट को ग्रो करते हैं, इन सब को उत्पादित करिए तो आपका सरकार की भी समस्या कम हो जाएगी, आपको बढ़िया पैसा मिलेगा और खुशी रहेंगे। जी बिल्कुल। और यहाँ पे डॉक्टर दिनेश आपसे मैं पूछना चाहूंगी, वैल्यू एडिशन की जब हम बात करते हैं तो इसमें जो किसानों की इनकम है, अगर उसकी बात करें, कितना % उनकी इनकम में जो है वो बढ़ोतरी होती है? क्या कोई रियल एग्जांपल, कोई उदाहरण दे सकते हैं आप कि कोई ऐसे किसान आपके साथ जुड़े हो? आपने का बहुत ही सही सवाल आपने पूछा है कि प्रोसेसिंग करने से हमारी आय कितनी बढ़ेगी। देखिए, मैं एक आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। एक फसल है संतरा, फल है वो संतरा उगाया जाता है, किसान उसे 2 से 5 रुपए में अपने बगीचे में नीलाम कर देता है। वही संतरा एक पैकेजिंग लाइन, कम्युनिटी जिसको हम लोग बोलते हैं FPO, एक पैकेजिंग लाइन बनाता है जिसमें हाथ से नहीं टच किया जाता है और उसमें ग्रेडिंग होती है, वॉशिंग होती है, वैक्सिंग होती है। और जब वो एक डिस्टेंट मार्केट में जाता है तो वही एक संतरा आप 15 से 20 रुपये में बेचते हैं। मतलब कम से कम 2 से 3 गुना उसकी कीमत बढ़ जाती है। तीसरी चीज़ है कि जो फल ऐसे हैं जो लगता है कि वो A ग्रेड या B ग्रेड में नहीं है, जिन्हें हम बाहर नहीं भेज सकते हैं, वो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को चला जाता है। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में चला जाने से वो उसका जूस एक्सट्रैक्ट करके उसके प्रोडक्ट को बना दिया जाता है। तो जो एक नींबू जिसकी कीमत 50 पैसे है, अगर उस नींबू का जब एक शरबत के रूप में बना दिया जाता है तो उसकी कीमत 10 रुपये हो जाती है। तो इससे आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी आय में कितनी वृद्धि हो जाएगी, ये आपको जानना जरूरी है। जी बिल्कुल। हमारे अगले कॉलर कैलाश प्रजापति जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, आइए उनका सवाल लेते हैं। हेलो हेलो जी कैलाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सवाल पूछिए। कितने मतलब किसानों की जरूरत होती है और ये संगठन कैसे बनाया जाता है? ठीक है, FPO किस तरीके से बनाया जा सकता है, आप इसके बारे में जानना चाहते हैं? हाँ जी जी ठीक है जी। डॉक्टर नटवरपाल जी क्या बताएंगे? देखिए कैलाश जी, आप अगर FPO बनाना चाहते हैं तो FPO बनाने के लिए आप अपनी जो भी उस एरिया में जो फार्मर्स होंगे, आप उनकी एक समूह बना लीजिए। उसके बाद उसको आपको एक रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी, तो जिसके लिए आपको 5 बोर्ड मेंबर्स और प्रोमोटर्स मेंबर्स चाहिए। और फिर आप जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में जाके वहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं और आप नया FPO बना सकते हैं। लेकिन अगर आप FPO का बेनिफिट का बात करें तो आप नया FPO बनाने से अच्छा है जो भारत सरकार द्वारा FPO बना हुआ है आपकी ज़िले में, आपकी ब्लॉक में, आप उसके साथ जुड़ जाइए। आप खुद जुड़ सकते हैं, आपकी जो आसपास में जो किसान हैं उनका समूह बना के आप जुड़ सकते हैं। उसमें क्या होगा ना, जो भारत सरकार के जो भी बेनिफिट है, फाइनेंशियल बेनिफिट हो या बाकी मार्केटिंग के लिए जो बेनिफिट हो, क्रेडिट के लिए, उधारी के लिए जो बैंक वगैरह से जो बेनिफिट है, ये आपको डायरेक्टली FPO के द्वारा मिल जाएगा। क्योंकि एक किसान को जो एक FPO को जो एक बड़ी चीज़ें मिलता है वो क्रेडिट गारंटी जो भारत सरकार के बिहाफ से दिया जाता है। तो आपको उसके क्या होगा ना, आप एज ए इंडिविजुअल जाएंगे तो आपको कोलेटरल देना पड़ेगा। इस केस में आपको कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। तो इसलिए हमें ये बोलना है कि जो आप एक समूह बना के रजिस्टर कर सकते हैं समूह के लिए, या फिर आप अकेले या ग्रुप के साथ आपकी ब्लॉक में जो FPO है उसके साथ जुड़ सकते हैं। बिल्कुल। और इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आप तीनों विशेषज्ञों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पर आए और विषय से संबंधित इतनी अच्छी जानकारियां साझा की हमारे दर्शकों के साथ। उसके लिए आप तीनों का ही एक बार फिर से तहे दिल से धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत। तो हम उम्मीद करेंगे कि आज के कार्यक्रम में जितनी भी हमने बात की है प्रोसेसिंग, मार्केटिंग से संबंधित, FPO से संबंधित, वो तमाम जानकारियां आप सभी के जरूर काम आएंगी। अब आइए हम आपको बता देते हैं कि अगली बार हम किस विषय पर जो है वो जानकारी हासिल करेंगे। तो हमारा अगला विषय जो है वो होगा आधुनिक कृषि में उच्च गुणवत्ता वाले बीज, उर्वरक एवं कीटनाशक का चयन। इस विषय से संबंधित अगर पहले से ही आप अपने कोई सवाल हमें भेजना चाहते हैं तो आप हमारा टोल फ्री नंबर जो है वो नोट कर सकते हैं, 1800। ईमेल ID पहले आप लिख लीजिए hellokisan2015@gmail.com। पहले से अगर कोई सवाल भेजना चाहते हैं तो ईमेल ID के जरिए भी भेज सकते हैं।
या फिर हमारा दूरदर्शन किसान का जो कॉल सेंटर नंबर है 1800113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ये नंबर आपके लिए उपलब्ध रहता है। यहाँ भी आप अपने सवाल लिखवा सकते हैं। अगर आज के कार्यक्रम में कोई भी जानकारी आपसे रह गई है, आप उसे एक बार फिर से देखना चाहते हैं, तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन कीजिए। इससे सीधे आप हमारे YouTube चैनल पर चले जाएंगे। वहां जाकर आप एक बार फिर से तमाम जानकारियां आज के कार्यक्रम से संबंधित हासिल कर सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। रखिए अपना ख्याल। नमस्कार। साइबेरियन क्रेन या स्नो क्रेन रूस और साइबेरिया में पाए जाते हैं, लेकिन सर्दियों में इनके निवास स्थान पर खतरनाक ठंड होने के कारण ये गर्म जलवायु की तलाश में पूर्व की तरफ उड़ान भरते हैं। शक्तिशाली हिमालय पर्वतमाला को पार कर ये पक्षी गर्म जलवायु वाले दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों जैसे भारत की ओर सफर करते हैं। राजस्थान में कई अन्य जगहों के अलावा गुड़ा बिश्नोई झील भी इन पक्षियों का ठिकाना है, जहां वैज्ञानिक और विशेषज्ञ इनकी प्रजाति के संरक्षण के लिए प्रयास कर रहे हैं। गुड़ा बिश्नोई की संस्कृति और परंपरा केवल कृष्ण मृग और साइबेरियन सारस ही नहीं, और भी कई प्रजातियों के लिए जीवनदायिनी बनी हुई है। इस गांव के लोगों ने जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए बीड़ा उठा रखा है। ना तो इस गांव में कोई शिकार करता है और ना ही ये किसी को शिकार करने देते हैं। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी। यहाँ मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी। घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक, बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। आज हम माही को उसके बापू की परमिशन दिलवा के रहेंगे। साक्षात वृंदावन बाबा के दर्शन। कहाँ है हमारी होने वाली बीवी? दीदार को तरस गए हैं हम। निका और हिंदू जी की गाड़ी बाहर खड़ी है, मगर वो दोनों गायब। क्या? पक्का कुछ तो खिचड़ी पक रही है। हिमाचल से ओलंपिक तक का सफर सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 9:30 बजे डीडी नेशनल पर। आंचल बेटा, तू बाहर क्या कर रही? माँ, आप किसकी गाड़ी में आए? वो मैं। ये मेरी गाड़ी में आई है। फोन ही नहीं लग रहा इसका। देव कहीं पर नौकरी करते हैं? हाँ, वो सेठ मंगनलाल के चाय के बागान का केयरटेकर है, वही संभालता है।
देवांचल की प्रेम कथा सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 11:30 बजे डीडी नेशनल पर। कांग्रेचुलेशन, आपको बेटी हुई है। वो लड़की हम सब के लिए काल बनकर आई थी। श्राप थी वो, श्राप। धोखा दिया है आपने मुझे और मेरी शारदा को। आशीर्वाद के रूप में जो श्राप आपने मुझे दिया है ना, वो आपको ही मुबारक हो। देखिए जानकी सोमवार से शुक्रवार रात 10:30 बजे डीडी नेशनल पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।